अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और हर ड्राइंग रूम में, हर चाय के ढाबे पर इस वक्त यही जिक्र हो रहा है कि पंजाब में क्या होने वाला है 22 तारीख को और उसके बाद उसके मुल्क की सियासत के ऊपर क्या मुमकिन असरात हो सकते हैं। अब हमें ये पता है कि ज़िमनी इंतखाबात जो हुए हैं अभी, उसके बाद पीटीआई और उसके इत्तेहादियों को पंजाब में अददी अक्सरियत हासिल है अपने वज़ीर आला को मुंतखब करवाने के लिए। लेकिन मामला वहाँ पर मुबहिम हो गया जब आज फवाद चौधरी साहब ने एक इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि उनके एक MPA को 40 करोड़ रुपए दिए गए हैं मुबैना तौर पर और वो तुर्की फरार हो गए। उन्होंने कहा ये जो सारा कुछ हो रहा है न सिर्फ एक MPA बल्कि दीगर MPA से भी राब्ते में है, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अरकान हैं, रहनुमा हैं, और वो उनको ऑफर्स कर रहे हैं। ख़रीदो फरोख्त का बाजार गर्म है और इस सब के मास्टरमाइंड जरदारी साहब हैं और मदद कर रहे हैं अताउल्लाह तारर साहब, जो टेलीफोन्स कर करके उनके MPAs को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो फवाद चौधरी साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो सकती है। इसका इशारा कुछ यहाँ से भी मिलता है कि 2 रोज़ पहले शाहजेब खानज़ादा साहब के शो में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, उनसे जब सवाल हो रहा था तो वो जोश खिताबत में कह गए कि जो डिफरेंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदों के दरमियान, वो सिर्फ 5 से 6 वोटों का है और ये इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वो 5 से 6 जो MPAs हैं वो गायब भी हो सकते हैं। जब उनसे पूछा गया कि गायब होने से मुराद क्या है, तो उन्होंने कहा कि कहीं जा भी सकते हैं, अपनी मर्जी से गायब हो सकते हैं। लेकिन ये बड़ी मायूब और तशवीशनाक बात है कि हो क्या रहा है और उसके ऊपर अब तहरीक इंसाफ के इल्ज़ामात। इसके ऊपर सवाल अपने तज्जियाकारों के लिए हमारा कुछ यूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs तोड़कर पंजाब हुकूमत बचाना नून लीग के लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसानदेह, यही ऑप्शंस हैं। और हमें पैनल पर ज्वाइन करें आज हफीजुल्लाह नियाजी साहब, महमूद सरफराज साहबा, सलीम साफ़ी साहब और इरशाद भट्टी साहब भी। नियाजी साहब, आपसे पूछना चाहेंगे सबसे पहले, आप लाहौर में मौजूद हैं, क्या इत्तलात है इससे मुतल्लिक आपके पास? क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगा रही है वो दुरुस्त है, और अगर ऐसा है तो इससे फ़ायदा क्या होगा नून लीग को? पहली बात तो यह है जी कि PTI जो है या इमरान खान साहब जो है या जो साथ जो 9 रतन लाई साहब के बाद 10 रतन हो जाएंगे, इनकी कोई साख नहीं है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अभी तक इन्होंने जितनी बातें की हैं ये झूठ का पलंदा थी। ये सिंध हाउस से इनको नजर आता था, KP हाउस को जो इन्होंने वहां पे अपना एक जो भी हब बनाया रखा है और FC जो है पंजाब के अंदर लोगों के साथ फिरती रही है, तो कम से कम उसको ज़ाहिर है उससे वो सर्फ नजर ही करेंगे, क्योंकि उन्होंने उनकी जो आंखें जो देखती हैं वो दूसरे नहीं देख सकती। चुनांचे PTI वाले तो जो भी बोलेंगे, अब सच ही बोलेंगे तो मैं लेने पर तैयार नहीं हूं कि उन्होंने इतना झूठ बोला हुआ है और इसकी के अभी साख पर बात की हुई है, हर चीज के अंदर झूठ। अब रह गया बात कि PTI जो है फेरेंस के 17 जुलाई का इलेक्शन जीत लिया है और इस वक्त उनकी असेंबली में अक्सरियत है, और यही बात राना सलाना साहब ने भी कही है कि उनके पास 88 मेंबर्स हैं। अगर 88 मेंबर्स हैं तो बिल्कुल उनको 100% उनको हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए और उनको बनाने देना चाहिए, नहीं बल्कि बनाने वो ही बनाए। मुस्लिम नून को सबक सीखना चाहिए कि आज अब तक उन्होंने जितने फैसले किए में तमाश लेके आज तक सियासी, उन्होंने इमरान खान साहब के झूठे सच्चे जो बयानी है उसको उसकी दाग मिटाई है। इमरान खान साहब के 3.5 साल जो है वो लोगों की आंखों से और जो लग गए, जो पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन करप्शन में, नाअहली में, हर चीज में बदतरीन साल थे, वो खत्म हो गए। ये सारी मुस्लिम नून की सियासत जो लेके आई है। अब मुस्लिम मजीद जो काम भी करेगी, अगर हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत बचाने के लिए कोशिश करेगी तो अपने आप को मजीद नुकसान पहुंचाएगी, बर्बाद करेगी। और राना साहब बड़े सलीके के आदमी हैं, बड़ी समझ की बात करते हैं। मैं खुद वो जब लाइव प्रोग्राम देख रहा था शाहजेब साहब के साथ, तो मैं बिल्कुल शर्मदा रह गया कि उनके मुंह से बात निकली कैसे, और ये हल्की बात थी कि हम PTI के बंदे गायब हो सकते हैं। आखिरी बात यह है कि PTI के अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे उस्मान गुजार साहब के बारे में रिजर्वेशन थी, PTI के मेंबर ये सोचे मजबूर है कि एक हमारा लीडर पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता है, उनका राइट है, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून ना सोचे तो उनका ये कहते हैं कि एक बंदे को जब डाकू कहते हैं उसको हम हमारे वोट देने के लिए कह रहे हैं। आया सियासत यही रह गई है? इसको अब सियासत कहते हैं इमरान खान साहब के सामने कि आप इसको लेके कहां चलना चाहते हैं, इसलिए कि आप एक
एक जिसको पाकिस्तान के ईंट से ईंट बजाना सर चाहते हैं हम उनको तो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन सर ये देखें कि राणा साहब ने जो बयान दिया वो भी तो इन चीज़ों की मुखालफत करते थे। जमहूरियत के अलंबरदार अपने आप को कहते हैं, बल्कि उन्होंने जो तहरीक बनाई उसका नाम तो डेमोक्रेटिक मूवमेंट है। सर आज वो इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस पर तो ज़्यादा तशवीश होनी चाहिए। लेकिन ये बताएं आपके पास इत्तलात क्या है सर, क्या कोशिशें ऐसी हो रही हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने तो कहा है कि एक उनका बैरून मुल्क चला गया MP है और इसके पीछे जरदारी साहब है। देखिए जी, मैं कहता हूं जी कि इत्तलात बिल्कुल यही है कि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब तोड़ कोशिश कर रहे हैं। शुजात साहब के साथ मुलाकात हुई है चौधरी जरदारी साहब की, तो शुजात साहब से आज उन्होंने टक्का जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी हमारे सारे वोट्स जो हैं सारे के सारे जो है वो परवेज इलाही को वज़ीर आला बनाने के लिए काम देंगे। हमने जुबान दे चुके हैं वज़ीर आला बनाने के, ठीक है। बाकी अगर 4-5 को घेरने की कोशिश करेंगे तो मैंने कहा कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं, कोशिशें तो हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। और जरदारी साहब बैठे हुए, भट्टी साहब क्यों मुस्लिम लीग नून जब अददी बरतरी है तो फिर ऐसी कोशिश क्यों करेगी? मैडम शेख, पहली बात तो यह है कि मरकज़ में मुस्लिम लीग की बर्बादी फेर कर अब जरदारी साहब पंजाब में मुस्लिम लीग के ताबूत में कीलें ठोक रहे हैं खैर से। और सुपर हिट फिल्में दो जो बना चुके, बनाने वाले जो छांगा मांगा दे निज़ारे बनाने वाले और सिंध हाउस दे खड़ाक बनाने वाले अब पंजाब साडा है में की फिल्म बना रहे हैं। चौधरी शुजात साहब के घर लास्ट एक रात पहले जरदारी साहब की मौजूदगी में नवाज शरीफ साहब का टेलीफोन था और लम्हा बेलम्हा वो इवन फील्ड वाले वहाँ से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंसूबा क्या है? पहला मंसूबा है परवेज़ इलाही हमारे उम्मीदवार बन जाए। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा कि परवेज़ नू कवो साडा उम्मीदवार बन जावे और अगे भी असी मिल के चलांगे, थोड़ियां सारियां गल्लां मन्नांगे। दूसरा मनसूबा क्या है? काफ लीग तोड़ दी जाए। चौधरी शुजात साहब पर मुसलसल दबाव डाला जा रहा है कि आप ये एक बयान जारी कर दें कि मैं परवेज़ इलाही मेरा उम्मीदवार नहीं है, बाकी सारा हम काम खुद कर लेंगे। तीसरा मनसूबा क्या है? PTI के अरकान वोट डालने ही ना आए। ये जो मुबैना तौर पर 40 करोड़ लेके निकला है, इसी तरह कोई बीमार हो जाए, कोई बैरून मुल्क चले जाएं, कोई अगले हज के लिए अभी से ही रवाना हो जाए पैदल। चौथा मंसूबा क्या है? सारा प्रोसेस डिले किया जाए। पांचवा मंसूबा क्या है? ना खेडांगे ना खेडन देंगे, इतना रोला डाला जाए कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। होटल बुक हो चुके हैं, 5 करोड़ से रेट बढ़ता हुआ 40 करोड़ तक पहुंच चुका है। और परवेज़ इलाही और काफ लीग जाहिर है किंग मेकर है इस वक्त। एक जरदारी सब पे भारी अपनी जिद और अना की खातर वहां पहुंचे हुए हैं और एक एक लम्हा है और नवाज शरीफ राब्ते में है। और जो वो अगर आपने जमहूरियत का असल हकीकत देखनी है तो लाहौर पहुंचे, कराची से आप मैडम शेख लाहौर आ जाएं। अगर आपने सिविलियन बालादस्ती की असल हकीकत जाननी है तो फौरन लाहौर पहुंचे। अगर आपने वोट की को इज्जत दो की असल हकीकत जाननी है तो फौरन लाहौर पहुंचे। और अगर आपने बकरा किस्तों पर ड्रामा देखना है या बकरा मंडी का विजिट करना है तो लाहौर पहुंचे। अच्छा। आज महमल मुझे और न्याई साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं क्योंकि लाहौर में है, मैं इस्लामाबाद में हूँ। ठीक है सर, आप लोग है ना हमारी आंखें और कान, तो हम लोग आपके थ्रू लाहौर पहुंचे हुए हैं। मेमन आप बताएं, आप की खबर क्या है, आपकी इत्तलात क्या है? और ये जो भट्टी साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब इस सब के पीछे हैं और नून लीग की सियासत को नुकसान होगा इससे बहुत ज्यादा, नून लीग इतनी या नवाज शरीफ साहब इतने बेबस हैं, जरदारी साहब करते जाते हैं, वो प्लान बना रहे हैं और वो कुछ करते ही नहीं है। उनकी रजामंदी है तो वो कर रहे हैं ना। देखिए रीना, पहले तो मेरे इसके अंदर मेरा ऑप्शन है कि ये नुकसानदेह होगा नून लीग के लिए अगर उन्होंने इस तरह की कोई भी चीज ट्राई की। बात यह है कि हमने इलेक्शनों से पहले, बाई इलेक्शन से पहले ये बात सुनी थी कि नून लीग के पास एक प्लान बी भी है कि अगर उनके नंबर्स जो हैं वो पूरे नहीं होते तो उसके अंदर कुछ मुनर्रिफ अरकान के साथ उनकी कोई बातचीत या डील चल रही है। ये बाई इलेक्शन से पहले की खबर थी। लेकिन जो रिजल्ट बाई इलेक्शन के दिन आए वो नून लीग के लिए खुद भी बहुत सरप्राइजिंग थे, क्योंकि जिस तरीके से स्वीप किया है PTI ने पंजाब में, तो उसके बाद तो अगर वो ये प्लान बी पर अपने ये अमल करने की कोशिश करते हैं तो ये उनके लिए बहुत बेहद नुकसान है। क्योंकि पहली चीज तो ये लीना, ये जमहूरी नहीं है,
ये प्लान बी कभी होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि आप खुद भी ये बात करते थे कि अवाम के मैंडेट को मानेंगे। उस दिन भी मरीम नवाज की भी आप ट्वीट देख लें, मलिक अहमद साहब ने भी जो गुफ्तगू जियो न्यूज के ऊपर ट्रांसमिशन के अंदर की, वो यही था कि ग्रेसफुली एक्सेप्ट करके और मैंडेट अवाम का मानना चाहिए। अब अगर इस तरह की सियासी जोड़ तोड़ करेंगे तो फिर ये वही चीज कर रहे हैं जो 2018 में पीटीआई ने भी की। तब ये 3.5 साल पिछले तो हमें ये बताते रहे कि नून लीग का हक था कि वो अपनी हुकूमत बनाते क्योंकि उनके नंबर्स जो थे वो ज्यादा थे, लेकिन उनको ये कि पहला हक उनका होता है जिनके जाहिर बात है नंबर ज्यादा कि क्या वो हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं। तो इस वक्त नंबर्स किसके ज्यादा हैं? इस वक्त बिल्कुल पीटीआई के नंबर ज्यादा हैं, काफ लीग जो उनके साथ है, यानी कि चौधरी परवेज इलाही के नंबर इस वक्त पूरे हैं। तो इस वक्त इस किस्म मुझे की यही नहीं समझ आ रही महल, गैर आप जमहूरी क्या है, समझती हैं बल्कि क्यों कर इनके क्यों लिए रहे हैं ये? अगर गैर जमहूरी है, नुकसानदेह है, तो कर क्यों रहे हैं? देखिए लीना, मैं तो आपको ये कह रही हूँ कि ये अगर ये काम करेंगे तो ये एक इंस्टेबिलिटी जो है मजीद क्रिएट करेंगे। ये कर इसलिए रहे होंगे क्योंकि सेंटर में पंजाब के बगैर रहना बहुत एक मुश्किल काम है। इसका मतलब है कि नून लीग की हुकूमत सिर्फ सेंटर के अंदर होगी और एक वीक कोलिशन गवर्नमेंट होगी। लेकिन इसमें ऐसी क्या बात है, क्योंकि आपको अगर अवाम का मैंडेट नहीं मिला तो उसको माने और ग्रेसफुली एग्जिट करे, बजाय इसके कि इस किस्म की जोड़ तोड़ करने की और इस किस्म की जो बातें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसमें इंडल्ज नहीं करना चाहिए। मजीद पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और उसके अंदर इनकी सुप्ती सलीम होगी। साफी साहब, ये जो बात हम कर रहे हैं, क्या ये मुबैना तौर पर जो कोशिशें हो रही हैं, आपकी इससे मुताल्लिक क्या इतलात है? क्या ये कामयाब भी हो सकती हैं? क्या अभी गुंजाइश है कि हमजा शहबाज या फिर मुस्लिम लीग नून ही हुकूमत बनाए पंजाब में दोबारा से? देखिए, अगर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जरदारी साहब इतने इतने करोड़ ऑफ़र करके ये काम कर रहे हैं, तो इस हवाले से जितना फवाद चौधरी बाकी हवालों से गैर मोतबर है, तो इस हवाले से वो मोतबर हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब का ख़ानदान भी पीपल्स पार्टी में रहा है। ख़ुद फवाद चौधरी साहब पीपल्स पार्टी में रहे हैं और उनको जरदारी साहब और बिलावल साहब का तरीक़ा वारदात अच्छी तरह मालूम है। दूसरा, जरदारी साहब और पीटीआई ने मिल के इब्तिदा में कई सालों तक ये काम इकट्ठे किया था, ये ख़रीद व फ़रोख्त का। आपको याद होगा कि इमरान ख़ान और जरदारी ने मिल के बलूचिस्तान में किस तरह नून लीग की हुकूमत गिराई थी, फिर दोनों ने मिल के किस तरह सेनेट के इलेक्शन में ख़रीद व फ़रोख्त की थी, फिर दोनों ने मिल के किस तरह सेनेट में अपोजिशन की अक़लियत को अक्सरियत को अक़लियत में बदल दिया था। तो पीटीआई और पीपल्स पार्टी या जरदारी और इमरान ख़ान चूँकि माजी में मिल के ये काम कर चुके हैं, तो इसलिए उनको तजुर्बा है और इस हवाले से उनकी गवाही को मोतबर मानना चाहिए और उनकी गवाही मोतबर है। और फिर ये कि ख़ुद उनके लिए भी ये काम, मसलन अभी ये जो गिलानी साहब सेनेटर बने, तो एक लिहाज से तो आदम एतमाद हो गया। और इमरान ख़ान साहब गए और उधर न्यूट्रल के पास रोना धोना किया, रोए नहीं, बाकी सब कुछ किया। क्या अभी भी गुंजाइश तो फिर उनके लिए क्या अभी भी गुंजाइश है नून लीग जीत जाए? मेरी बात सुने, और अगर वो जीत भी गई तो क्या नहीं, मेरी बात सुने पूरी कि नहीं, मैं तो पहले इसकी बात कि नून लीग को न ये काम करना चाहिए, ये इंतहाई शर्मनाक काम है। और नून लीग को बड़े आराम के साथ अब जिस तरह नतीजा तस्लीम किया था, तो इसी तरह हुकूमत नून लीग को पीटीआई के सपुर्द करना चाहिए। वो परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनाते हैं या किसी और को। अगर अखलाकियात का सियासत से कोई सरोकार रह गया है, अगर है तो नहीं, तो फिर तो नून लीग को चाहिए कि वो ये काम करे। उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं, बुरे होते हैं, मरकज़ की हुकूमत कमज़ोर होती है, लेकिन अखलाकियात का तकाजा ये है कि आराम के साथ पीटीआई को पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने दी जाए। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि चूँकि उस वक़्त फिर कुछ MNAs को अगवा किया गया, कुछ MNAs को यहाँ पे कमरों में बंद करवाया गया और इमरान ख़ान साहब को एतमाद का वोट जबरन दिलवाया गया, तो वो ये चीज़ें देख चुके हैं। तो इसलिए उनका अगर कोई खौफ है और एक्सपीरियंस है तो उसकी बुनियाद पे उनकी दावे को दुरुस्त मानना चाहिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि बहर सूरत इनको जरदारी का ये जो गंदा खेल है, जो अब मुस्लिम लीग नून ने भी उनके साथ शुरू किया है, और इमरान ख़ान साहब की सियासत अगर बेशर्मी और बदमाशी की है,
तो ये सियासत जो है ये गंदगी का और ख़रीद व फरोख्त का और उसका है, ये काम इनको नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर इनको अपने आप में और पीटीआई में कोई फ़र्क जो है लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। ये फिर एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, नहीं रखना चाहिए। ठीक है जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, हाजिर होंगे दूसरे सवाल के साथ। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम ज़रा मुल्क की माशी सूरत हाल और उसके ऊपर क्या सियासी असरात होंगे इसके ये बात करते हैं। तो जनाब, सूरत हाल कुछ यूँ है इस वक्त कि डॉलर 226 पर पहुंच गया, आसमान से बातें कर रहा है। स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी है, हालात कुछ अच्छे नहीं लग रहे, महंगाई का बुरा हाल है। ऐसे में मिफ्ता इस्माइल साहब ये दावा करते हैं कि इस वक्त डॉलर की तलब और रसद का मसला नहीं है, मसला ये है कि सियासी अदम इस्तेहकाम, सट्टेबाजी और जो कयास आराइयाँ चल रही हैं मुल्क में वो इसको इन्फ्लुएंस कर रही हैं। ये भी दावा किया कि अगस्त में जाके हालात बेहतर हो जाएंगे, जो IMF से और दोस्त ममालिक से आने हमें मदद, उससे इस्तेहकाम मिलेगा। लेकिन साबिक वज़ीर ख़जाना PTI के शौकत तरीन साहब ने रद्द कर दिया मिफ्ता इस्माइल की बात को, और वो कहते हैं कि अवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फौरी इलेक्शंस ही मसाइल का हल है। तज्जियाकारों से भी यही सवाल कि क्या इस वक्त इंतखाबात मईशत को बदहाली से बचाएंगे या मजीद बदहाली का शिकार करेंगे? यही ऑप्शन है इनके पास। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आपकी क्या राय है? पहली बात तो यह जी कि इसमें दो राय नहीं है कि हमारी माशी सूरत हाल है वो उसकी एक ही वजह, जितनी मौशी पेन्स है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इसी आर्मी के प्रोग्राम में मेरा ख्याल है कि पिछले 2.5-3-4 साल में कितनी दफा ये बात कही है कि जी मौशी बुरान जो है वो सियासी अदम की कोख से जन्म लेते हैं और सारे मसाइल, सारे प्रॉब्लम सियासी अदम की कोख से जन्म लेते हैं। जब 2014 में सियासत रियासत बचाओ के नाम पे शुरू हुआ था तो भी कहा था कि ये आपको मुआशी बुरान में शिकार कर देंगे, लेकिन जो साफ शफाफ सिलेक्शन है वो जरूरत पक्की है, जरूर होनी चाहिए, लेकिन उसे एक चीज लफ्ट है ये कि इमरान खान साहब का जो क्लैश है, जो इस वक्त झगड़ा है वो न्यूट्रल्स के साथ है। और मेरा नहीं ख्याल कि इस टेंशन के दौर में इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर इलेक्शन न्यूट्रल दे सकते हैं। मुस्लिम नून के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन और बेशक इमरान को न जीता है, लेकिन न्यूट्रल्स के लिए ये सानिया बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि बात बहुत ही पेचीदा हो चुकी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पाकिस्तान का 70 साल की हिस्ट्री हमारे सामने है। सर, लेकिन मुझे ये बताएं, ठीक है हम ये तो मानते हैं कि माशी इस्तेहकाम जो है वो आपके सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन इस वक्त अगर फौरी इलेक्शंस की बात की जाए, क्योंकि पहले ही इतने दौराए से गुजर रहा है मुल्क माशी तौर पर, क्या हम इंतखाबात के मुतहम्मिल हो सकते हैं? क्या वो मजीद बढ़ाएगा मुश्किलात को या फिर सहारा देगा? न्यायी साहब मुझसे पूछे नहीं, मैं तो बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई सर आपने एक प्रिंसिपल सिचुएशन तो कर दी ना सर, आपने एक प्रिंसिपल सिचुएशन तो बता दी, स्टांस बता दिया, ठीक है, लेकिन इस वक्त आप क्या समझते हैं? क्या इस वक्त भी फौरी इलेक्शंस ही हों तो ठीक है? को आप इलेक्शन कराएं या ना करें, पाकिस्तान जिस नोट ड्राइव के अंदर आया हुआ है, जिस बुरान में आया हुआ, उससे अब नहीं निकल सकता। ये कोई कल नहीं पैदा हुआ, ये कुछ 17 जुलाई के इलेक्शन ने पैदा नहीं किया, ये 2018 का इलेक्शन नहीं पैदा नहीं किया, ये सारी चीजें ऐड करके ही मैं बता रहा हूँ 2014 से जो आपने सियासी बुरान पैदा किया है ऐसी जगह पे पहुंचाया है कि इसको जियो के प्रोग्राम में स्पेसिफिकली मैंने कहा कि ये नोट ड्राइव जा रहा है मुल्क, ये इसको सारे इमरान खान आ जाए, शहबाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ आ जाए, पाकिस्तान के दायरे मिल जाए, फिर भी नहीं निकाल सकते, किसी को इसका इजरार नहीं है। ये आए थे ना ठीक कर इकॉनमी, तो मैंने कहा लेकिन कोई तो रास्ता होगा। ठीक है, लेकिन कोई तो रास्ता होगा। जी रीना, देखिए मैं इस सवाल के जवाब में कोशिश करते हैं, महमल से पूछते हैं। जी मैंने कहा रीना, मैं इस सवाल के जवाब में ऑप्शंस तो कोई नहीं ले रही, उसकी मैं आपको वजह समझाती हूँ। देखिए बात यह है कि इलेक्शंस तो एक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म होते हैं और इसीलिए नॉर्मल हालात में इससे बेहतर कोई ऑप्शन या कोई बात नहीं है कि अवाम के पास जाया जाए और वो तय करें कि उनका वोट किसके लिए, यानी कि ताकत का सरचश्मा बिल्कुल अवाम है और उन्हीं को डिसाइड करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस के बाद मजीद कॉन्फ्लिक्ट
बढ़ता है। और इस वक्त जब दुनिया के अंदर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो हैं वो भी तबाही के दहाने पर हैं, क्योंकि जो मईशत के हालात ग्लोबली हैं, तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचने के लिए बहुत सख्त इकोनॉमिक फैसले जो हैं वो करने हैं और करने पड़ भी रहे हैं। इसीलिए अगर आवाम के पास जाने तो उससे पहले दो चीजें कर ले, वो लाजमी करें, ताकि वो तय करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। और ये तमाम सियासी जमातों के लिए पहली चीज एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करना होगा, जिसके तहत सब ये डिसाइड करेंगे कि इकोनॉमी को डिफॉल्ट से बचाने के लिए जो इक़दामात ये हुकूमत ले रही है या अगली हुकूमत करे, उस पर सियासत नहीं होगी। क्योंकि देखिए ये मुल्की मुफाद में हो रहा है, ना कि किसी के पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। सबकी सियासत देखिए यही रह जानी है लीना, सीधी सी जो बात है, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, इसके अंदर अगर खुदा न ख्वास्ता हम अपने इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से अगर डिफॉल्ट कर गए तो उसकी तबाही ना कोई जमात बर्दाश्त कर सकेगी, ना हमारे अवाम बर्दाश्त कर सकेंगे। और दूसरी चीज जो मैं कहूंगी वो ये कि एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन तमाम सियासी जमातों को वो भी तय करना होगा, जिसके तहत ये सब तय कर ले कि ब्रॉडली इलेक्शंस के रिजल्ट को माना जाएगा और किस मैकेनिज्म के तहत इलेक्शंस होंगे। यानी कि उसके लिए पीटीआई तो ये कह रहे हैं ना, लेकिन पीटीआई तो कहती है कि जब तक आप इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं करते, इलेक्शंस का ऐलान नहीं करते, अब हम उससे पहले बैठने को आपके साथ तैयार हैं, ऐलान करें, जो मर्जी हमसे मुज़ाकरात कर ले। इलेक्शंस के अगर वो डेट दे देते हैं और उससे पहले फिर आपने अगर डेट देनी है तो केयर टेकर सेटअप भी एक बनना होगा। आपको ये भी तय करना होगा कि क्या, जिस तरह पीटीआई तो कहती है ईवीएम्स के बगैर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात होती है, बहुत सारी चीजें तय करनी पड़ेगी। क्या पीटीआई मान जाएगी? इस तरह तो नहीं। इसीलिए मैंने कहा कि इन दो चीजों को तय कर लें और फिर बिल्कुल इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन ये अगर चीजें तय नहीं करेंगे तो फिर कोई स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बेशक नई हुकूमत भी आ जाए, क्योंकि अगर कोई रिजल्ट ही नहीं मानेगा तो ये नहीं होना चाहिए। इस वक्त जिस मसला ये है ना, अब अवाम भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है। एक तरफ है वो कहते हैं कि जी हम जो दावे करते थे हम तजर्बाकार हैं, जब वो आए और उन्होंने दावे किए हम ठीक करने के लिए आए हैं, तो हम मईशत का हाल देख रहे हैं, अभी तक तो कोई रिजल्ट हमें नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ जो करके गए, जिनके ऊपर ब्लेम ये लगाया जाता है कि आपकी वजह से खराब हो रहे हैं, आके मजीद क्या कर लेंगे, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसको जरा सूरत हाल को हम देखेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आवाम की राय लेना और भरपूर मैंडेट लेके फैसले करना, ये तो हम सबका कंसेंसस है कि इससे मसाइल हल होते हैं। लेकिन ये जो एक तजवीज़ पेश की जा रही है या एक राय सामने आ रही है कि फौरी इलेक्शंस करवाने चाहिए, इससे ही मुल्क में इस्तेहकाम आ सकता है, खासतौर पर माशी इस्तेहकाम। सलीम साफ़ी साहब क्या समझते हैं, क्या फौरी इंतखाबात ही वो हल है जिससे ठीक होंगे मुल्क की हालात? देखिए, जब मैं पॉलिटिकली देखता हूँ तो मैं तो चूँकि 2018 के इलेक्शन को इलेक्शन नहीं मानता, मैं इसको डिफेक्टो निज़ाम मानता था और इनको जाली असम्बलियाँ समझता हूँ, उसको जाली इंतखाब समझता हूँ। इसलिए उस रोज़ से लेके आज के दिन तक मेरा वही मुतालबा है कि 2018 की तरह सिलेक्शन नहीं बल्कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए, ठीक। लेकिन अब इकोनॉमिकली जब हम देखते हैं और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो उसके लिए 3-4 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक, पॉलिटिकल इस्तेहकाम। तो मेरे ख़्याल में इस वक्त जो फ़िज़ा है उसमें मेहमान ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप इलेक्शन इन हालात में जाएंगे तो न सिर्फ ये कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम नहीं आ सकता, बल्कि मुझे तो उस सूरत में कोई मावराए आईन इक़दाम का ख़तरा नज़र आता है। दूसरा, उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी ग्लोबल और ख़ारजा पॉलिसी में आपकी प्लेसमेंट क्या है। इस वक्त आपकी ख़ारजा पॉलिसी और इकानमी एक दूसरे से इंटरलिंक होती है। तो पिछले 3 सालों में चीन के साथ मामलात ख़राब किए गए, CPEC पे काम अमलन रुक गया है, वेस्ट के साथ मामलात ख़राब किए गए, सऊदी अरब के साथ मामलात ख़राब किए गए जो हमारे दोस्त ममालिक थे, रूस के साथ ये सिर्फ ज़ुबानी बातें हुई लेकिन रूस के साथ मामलात इस दौरान ख़राब किए गए। तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इस वक्त हमने अभी तक उन चीज़ों को रीबिल्ड नहीं किया है और अपने आप को प्लेस नहीं किया है। फिर तीसरी बात कि ये जो इक़दामात आपने अभी उठाए हैं IMF को मुतमईन करने के लिए, क्योंकि सब दोस्त ममालिक ने अपनी इमदाद को उससे कंडीशनल किया था
और ये सख्त फैसले इन्होंने कर लिए। तो अब अगर इलेक्शन में इनको जाना पड़ेगा तो ये भी कोई बच्चे नहीं है। जिस तरह इमरान खान को अदम एतमाद का ख़तरा नज़र आ गया तो उन्होंने IMF के साथ किए गए कमिटमेंट्स से रूगर्दानी इख्तियार कर ली, तो ये हुकूमत भी वो काम करेगी। ठीक है भट्टी साहब। मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि जब से PDM हुकूमत में आई है, मैं मौलाना साहब की नस्तलीक उर्दू, बिलावल भुट्टो की गुलाबी उर्दू, नवाज शरीफ साहब की फ़िक्रमंदी, अवाम, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी भूल ही गया हूँ, पता नहीं कहाँ गए सब चीज़ें। दूसरी बात है, मुल्क की मईशत की बर्बादी फिर चुकी है, मुल्क दिवालियापन के दरवाजे पर है और ये सब सियासी बड़े मतलब सब सियासी बोने तख्ते पंजाब की लड़ाई लड़ने में लगे हुए हैं। यानी जितनी मेहनत जरदारी साहब वहां कर रहे हैं उतने सिंध पर कर लेते या मईशत पे कर लेते तो हो सकता है। उन्होंने कहा था नैब और मईशत इकट्ठे नहीं चल सकते, नैब तो मुक गया, मईशत ही चला लें, हुकूमत मिल गई है। 100 दिनों में मैडम शेख 44 रुपए डॉलर जो है वो उसकी बेकदर हुआ है, ऊपर गया है और रुपया बेकदर हुआ है। 44 रुपए, कल सिर्फ 12 रुपए हुआ है, कोई नहीं बोल रहा। आपने 5 रुपए कहा था तरीके इंसाफ में, हुआ 12 रुपए किसी एक दिन में हुआ है। दूसरी बात है, मरकज से इमरान खान को निकालने के बाद इन्होंने सबक नहीं सीखा, पंजाब में हारने के बाद भी सबक नहीं सीखा। पंजाब में इमरान खान को फारिग करेंगे परवेज लाई या किसी धांधली धुंधी से, इनको लग पता जाएगा। मौजूदा इंतखाबात बहुत जरूरी है मैडम शेख, ब्लैक मेलिंग से बचेंगे। एक पार्टी कम अज कम आएगी, वो आके फैसले करेगी और इखलाकी हैसियत होगी उसकी। और ये जो कहते हैं ना हम सियासी वो दे रहे हैं, सियासी हमें करनी पड़ रही है, कीमत अदा करनी पड़ रही है, उससे बचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है मैडम शेख इन नए इंतखाबात में जाना। जो जीते वो आके बड़े फैसले करे, जो हारे वो घर बैठे आराम से खैर से। इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये तरीके इंसाफ सड़कों पर रहेगी और ये रोला बढ़ता रहेगा। उन्होंने कहा है कि अगर अभी इलेक्शंस कॉल कर देते, फौरी इलेक्शंस कॉल कर देते हैं तो आपके जो दोस्त मुमालिक हैं उनकी तरफ से जो आपको इमदाद मिली है उसके ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। IMF से जो आपका मुआहिदा हुआ है उसके ऊपर मुमकिन तौर पर सवालिया निशान लग सकता है। फिर वो कहते हैं कि इलेक्शंस आपको क्या गारंटी है कि साफ और शफाफ होंगे, अगर उसके बाद भी तहफ़्फ़ुज़ात हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, फिर क्या करेंगे? मैडम शेख, ये सारे वैलिड सवाल है, मैं सारे मान लेता हूँ, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर पंजाब में इमरान खान साहब की हुकूमत हो, KP में इमरान खान साहब की हुकूमत हो और वो मरकज़ के पीछे पड़े रहें और सड़कों पर चढ़ते रहें और इनकी 24 किलोमीटर की हुकूमत हो, ये बड़े फैसले कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ये कंपनी नहीं चल पाएगी। सुहेल वड़ैच साहब को दोबारा कहूंगा कि वो एक टाइटल छापें, ये कंपनी नहीं चलेगी। पहली बात तो ये मद्देनजर रख के, ये आपने शुरू में कहा ना PTI के साबिक वजीर खजाना, ये सिर्फ PTI के साबिक वजीर खजाना नहीं थे, शौकत तरीन जरदारी के भी वजीर खजाना थे और हफीज़ शेख जरदारी के भी वजीर खजाना थे, और एक को हटा के असद उमर जो थे वो जनरल उमर के साहबजादे हैं, जानशीन है, जिन्होंने यहया खान से लेके परवेज़ मुशर्रफ तक सबको गुमराह किया हुआ था। पहली बात तो ये, लेकिन ये ज़ुबान से ये चीज़ें आसान है। IMF की किस्त आपको मिलनी है अगस्त में, अभी उसने सिर्फ हाँ कर दी है। उस अनसर्टेनिटी में जो निगरान हुकूमत होगी, पहले तो निगरान कैसे बनेगी? निगरान तो अब आइन पे चलेंगे तो वो अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ मिल के निगरान बनाएंगे ना, वो क्या इमरान खान से ये मनवा सकेंगे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर उनका बनाया हुआ है, उनका अपना नामजद करदा है, खुफिया मुलाकात वो नहीं कर रहे थे, वो आज उसको रिमूव करने का मुतालबा कर रहे हैं। इन हालात में, उस अनसर्टेनिटी में कि जब कौमों को पता ना हो कि आगे जाके किसकी हुकूमत आएगी, किसकी, वो आपके साथ कैसे डील करेंगे? तो अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं खुशी से करा ले, लेकिन उसके साथ डिफ़ॉल्ट के लिए तैयार हो जाए, फिर डिफ़ॉल्ट से आपको कोई नहीं बचा सकता। भट्टी साहब, और ये जो कुछ है भी, ये भी बाजी की अनसर्टेनिटी का और हमारी पॉलिसियों में अदम इस्तेहकाम का वो नतीजा है। और जो ये बात की जा रही है ना कि मरकज और वहाँ पे उसकी हुकूमत होगी, ये माजी में भी हुआ है कि माजी में इधर पीपल्स पार्टी की हुकूमत और पंजाब में नहीं, वो माजी में फ्रेंडली हुकूमतें नहीं थी। अब इमरान खान है फ्रेंडली, वो फायरिंग नहीं थी, नंबर 1। नंबर 2,
नंबर टू ये है, ये चला नहीं पाएंगे, इनके बस की बात नहीं है। मैं अगर ये सारे बातें मान भी लाऊं, इनके बस की बात नहीं रही। इमरान खान के साथ ये बस की बात नहीं है। इन्होंने पिछले सारे गुनाह बख्शवा दिए हैं। बताए ना सलीम साफी साहब, महंगाई रुक गई है, डॉलर खत्म हो गया है, बर्बादी कम हुई है। ये जो हम रोज मातम करते थे, अब बताएं। अच्छा, कोई एक बड़ा फैसला, जवाब दे दें। कोई एक बड़ा फैसला जो इन्होंने आके किया, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। ये कुछ कर पा रहे होते तो हम मान लेते। IMF से अभी कल हफ्ते, अगले हफ्ते आ जाएंगे, अगले हफ्ते आपकी जवाब आ गया। प्लीज IMF का जो डील उन्होंने की जवाब आ गया, दूसरे का जवाब सुना करें। ये कर सकता हूँ मैं। रैपअप के जब शौकत तरीन आए तो उन्होंने खुद इमरान खान के वज़ीर ख़जाना की हैसियत से कहा कि IMF के साथ इंतहाई गलत डील की गई है। उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह फंसाया था, तो उसके बाद अगर इरशाद भट्टी को भी वज़ीर ख़जाना बना देते तो वो ये फैसले करते जो अभी मिफ्ता इस्माइल कर रहा है। हाँ नहीं सर, भट्टी साहब एक बड़ा वैलिड सवाल उठा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसके ऊपर आने वाले दिनों में ना हम इसको डिस्कस करते हैं, बल्कि कि अगर मुमकिन तौर पर जो अददी अक्सरियत लग भी रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब में, अगर पंजाब में हुकूमत बना लेती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर बना लेती है खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, तो फिर विफाक किस तरह चल पाएगा? कि ये मुमकिन भी है कि चला सकेंगे हुकूमत और बड़े फैसले कर सकेंगे? अभी हमें इजाज़त दीजिए, इसके ऊपर आने वाले दिनों में बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।